हेलो बच्चों, मैं शैलेश तिवारी आपका अपने इस YouTube चैनल एस लेक्चर्स 92 में हार्दिक स्वागत करता हूं। आज मैं आप लोगों के बीच में कक्षा 12 के फिजिक्स के सेकेंड पार्ट किरण प्रकाशिकी में, जो कि आपका टॉपिक है प्रकाश का परावर्तन एवं अपवर्तन, उसमें मैं गोली पृष्ठों पर अपवर्तन का सूत्र जो होता है इसे मैं डेरिवाइव कराऊंगा, मैं इसका डेरिवेशन कराऊंगा आज। तो देखते हैं इसका डेरिवेशन कैसे करना है। तो गोली पृष्ठों पर अपवर्तन का सूत्र ये आपकी कक्षा 12 के फिजिक्स के सेकेंड पार्ट में है, प्रकाश के अपवर्तन एवं परावर्तन में। तो आज मैं इसका आप लोगों के बीच में डेरिवेशन कराऊंगा। तो चलिए समय को नष्ट ना करते हुए फटाफट हम लोग अपने इस टॉपिक पर आते हैं। तो सबसे पहले हम जानते हैं बेटा गोली पृष्ठ क्या होता है। तो गोली पृष्ठ हम दो प्रकार से ले सकते हैं, चाहे तो हम अवतल गोली पृष्ठ ले लें, चाहे उत्तल गोली पृष्ठ। गोली पृष्ठ मतलब किसी भी कांच के गोले का कटा हुआ भाग। तो अगर मैं आपको बोल दूं कि ये कौन सा लेंस है, तो आप लोग सभी लोग जानते हो इससे हम लोग कौन सा लेंस कहते हैं, अवतल लेंस। ऐसा लेंस जो किनारों पर मोटा हो लेकिन बीच में पतला हो, ये अवतल लेंस हो गया। और ये कौन सा लेंस है, ये आपका उत्तल लेंस है, ठीक उसका अपोजिट, जो किनारों पर तो पतला होता है लेकिन बीच में मोटा होता है। तो हम दोनों ही पृष्ठ ले लेंगे। जैसे इससे आप क्या बोलोगे, अवतल लेंस और इससे उत्तल लेंस। अगर हम अवतल लेंस को काट दे, मतलब अवतल लेंस का कटा हुआ भाग लें, तो इसे हम क्या बोलेंगे, अवतल गोली पृष्ठ। अवतल गोलीय पृष्ठ, अवतल गोलीय पृष्ठ। और अगर हम उत्तल लेंस को, मान लेता हूं ये उत्तल लेंस है और उत्तल लेंस का मैं एक टुकड़ा ले लूं काट करके इस प्रकार, तो जब मैं उत्तल लेंस का टुकड़ा काटूंगा तो इससे हम बोलेंगे उत्तल गोलीय पृष्ठ, उत्तल गोलीय पृष्ठ। तो दो प्रकार के पृष्ठ होंगे बच्चों, एक अवतल गोली पृष्ठ और एक उत्तल गोली पृष्ठ। मतलब अगर हम अवतल का एक टुकड़ा काटेंगे बच्चा तो उसे बोलेंगे अवतल गोली पृष्ठ, और अगर हम एक उत्तल का टुकड़ा काटेंगे तो उसे हम बोलेंगे उत्तल गोली पृष्ठ। तो हम आपके बीच में चाहे तो अवतल गोली पृष्ठ से डेरिवेशन करा दें, चाहे तो उत्तल गोली पृष्ठ से। तो दो में से एक में मुझे सिलेक्ट करना है, तो मैं उत्तल गोली पृष्ठ से करा देता हूं। अवतल से आप लोग खुद करिएगा, नहीं आएगा तो आप हमें बताइएगा, हम उसको भी कराएंगे। तो चलिए उत्तल गोली पृष्ठ से हम क्या करा देते हैं, प्रकाश के अपवर्तन का सूत्र। तो देखते हैं बच्चों किस प्रकार होगा, इसको समझते हैं थोड़ा सा। तो इसके लिए सबसे पहले हम क्या बना लेते हैं, अपना एक अच्छा सा प्यारा सा उत्तल गोली पृष्ठ। ये हमने क्या बना लिया बच्चों, उत्तल गोली पृष्ठ। उत्तल गोली पृष्ठ अभी मैंने बताया, ऐसा पृष्ठ जो उत्तल लेंस का कटा हुआ भाग हो, ऐसा पृष्ठ जो उत्तल लेंस का कटा हुआ भाग हो, वो हो गया उत्तल गोली पृष्ठ। अब समझते हैं, अगर ये उत्तल गोली पृष्ठ है तो यहाँ बाहर क्या होगा बच्चों, बाहर तो वायु होगी। वायु मतलब सब लोग जानते हो हवा, और अंदर ही कांच का टुकड़ा है तो अंदर कांच होगा। तो मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पर दो प्रकार के माध्यम हो गए, एक वायु वाला माध्यम हो गया और एक कांच वाला माध्यम हो गया। दोनों अलग अलग माध्यम हो गए। मान लेता हूं कि जो वायु का अपवर्तनांक है वो क्या है, n1, और जो कांच का अपवर्तनांक है वो n2। तो यहाँ पर दो माध्यम हो गए बच्चों, तो दो अपवर्तनांक भी हो गया, वायु का अपवर्तनांक n1 और कांच का अपवर्तनांक n2। कोई दिक्कत? तो इसके बीच में हमें बना लेते हैं मुख्य अक्ष। मुख्य अक्ष के बिना कुछ होने वाला ही नहीं है। हमने एक मुख्य अक्ष बना लिया। अब मुख्य अक्ष के बाद मैंने इस गोली पृष्ठ का नाम रख दिया आप लोगों के हिसाब से ए बी सी। मैंने इसका नाम क्या रख दिया बच्चों, ए बी सी। उसके बाद अगर हम देखें तो इस गोले का वक्रता केंद्र किधर होगा, इस गोली पृष्ठ का, तो गोली पृष्ठ का वक्रता केंद्र उधर ही होगा जिधर ये गोला मुड़ा हुआ होगा। तो ये गोला इस तरफ मुड़ा हुआ है, इसलिए इस गोले का जो वक्रता केंद्र होगा बच्चों इस प्रकार होगा। मान लेता हूं इस गोले का वक्रता केंद्र क्या है, सी है। कोई दिक्कत? फिर से एक बार देखते हैं कि एक उत्तल गोली पृष्ठ मैंने ले लिया, उत्तल का कटा हुआ भाग है तो उत्तल गोली पृष्ठ मैंने ले लिया, बाहर वायु है अंदर कांच है। तो दो अलग अलग माध्यम हो गए, माना पहले माध्यम का अपवर्तनांक n1 और दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक n2 है बच्चों। उसके बाद हमने एक मुख्य अक्ष बनाया और हमने इस गोली पृष्ठ का नाम रखा ए बी सी, ए बी सी। और उसके बाद इस गोले का टुकड़ा जो है इस तरफ मुड़ा हुआ है, तो इसका जो वक्रता केंद्र होगा इस पार होगा, मतलब दाईं ओर। जिस प्रकार गोला मुड़ा रहेगा उसी प्रकार उसका वक्रता केंद्र भी होगा। तो मान लेते हैं कि एक वस्तु है अपना, बहुत प्यारा सा, बहुत नन्हा मुन्ना सा एक वस्तु है बेचारा, उसका नाम ओ है, बिंदु वस्तु है बच्चों, एक वस्तु ओ है। अब
इस वस्तु से हम देखते हैं प्रतिबिंब कैसे बनेगा। तो जैसा कि आप लोग जानते हो बच्चों कि प्रतिबिंब तभी बनता है जब दो किरणें एक दूसरे को काटती हैं। अगर दोनों किरणें एक दूसरे को वास्तव में काटेंगी तो वास्तविक प्रतिबिंब, और आभास में काटेंगी तो आभासी प्रतिबिंब। तो चलिए हम फटाफट इससे प्रतिबिंब बनाते हैं, उसके बाद हम अपवर्तन का सूत्र निकालने का प्रयास करते हैं। तो चलिए, एक मैंने इस वस्तु से, वस्तु का नाम क्या है ओ, इस वस्तु से मैंने प्रकाश निकाला और सीधा उसको मैंने मुख्य अक्ष से ऐसे गुजार दिया। प्रकाश को किससे गुजार दिया? मुख्य अक्ष से। तो आप जानते हो कि मुख्य अक्ष से जाने वाली प्रकाश की किरणें सीधे निकल जाएंगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। मुख्य अक्ष से जाने वाली प्रकाश की किरणें सीधा बिना देखे हुए सीधे निकल जाएंगी। अब उसके बाद हमने क्या देखा कि इस बिंदु ओ से एक प्रकाश में और निकाल रहा हूं। अब ये प्रकाश की किरणें आप देख सकते हो बेटा, ये प्रकाश की किरणें जा रहा है कहां से कहां? वायु से कांच में। सही देख रहे हो आप लोग, कुछ गलत थोड़ी ना है। प्रकाश जा रहा है वायु से कांच में, इसका मतलब बच्चों एक माध्यम से दूसरे माध्यम में। अब बेचारा अभिलंब बेचारे का थोड़ा नसीब समझ गया, क्योंकि आप लोग जानते हो कि जब कोई प्रकाश की किरण जाता है एक माध्यम से दूसरे माध्यम में तो या तो अभिलंब की ओर झुकता है या तो अभिलंब से दूर हटता है। तो चलिए बच्चों फटाफट हम लोग अभिलंब बनाते हैं समय को नष्ट ना करते हुए। तो जब प्रकाश की किरण गई वायु से कांच में, यानी वायु आपका क्या हो गया? विरल माध्यम। वायु आपका हो गया विरल माध्यम और कांच आपका हो गया सघन माध्यम। यहाँ दो प्रकार के माध्यम हो गए बच्चों, वायु हल्का है तो विरल माध्यम और कांच उससे थोड़ा भारी है तो सघन माध्यम। यानी बच्चों ये कहना गलत नहीं होगा कि प्रकाश जा रहा है विरल माध्यम से सघन माध्यम में। बिलीव ना करो ना, खुद से देख लो। प्रकाश जा रहा है विरल माध्यम से सघन माध्यम में, तो फटाफट हम लोग अभिलंब बना लेते हैं। अब बड़ी समस्या ये आती है बच्चों कि अभिलंब बनाए तो बनाए कैसे सर, बड़ा दिक्कत करता है अभिलंब। तो चलिए बनाकर दिखाते हैं। तो बेटा अभिलंब बनाने के लिए ये प्रकाश जहां पर आकर के गिरा है, सही बोल रहे हैं आप लोग, ये प्रकाश जहां पर आकर के गिरा है उसका हम लोग कुछ नाम रख देते हैं। मैं उसका नाम रख देता हूं पी। ये प्रकाश जहां करके गिरा है बिंदु पी पर, वहां से वक्रता केंद्र को मिला देंगे, अभिलंब हो जाएगा। जो बच्चे अभिलंब बनाना ना जानते हो बनाना सीख लीजिए कि आपतित प्रकाश की किरणें जहां गिरती हैं और वक्रता केंद्र जहां होता है उसको मिला देंगे, क्या बन जाएगा? अभिलंब। तो फटाफट हम लोग अभिलंब बना देते हैं। ये देखिए बहुत प्यारा सा नन्हा सा खूबसूरत सा एक अभिलंब मिल गया अपने लोगों को। तो हम लोगों ने एक अभिलंब बना दिया बच्चों। अभिलंब हम लोग वक्रता केंद्र से जहां प्रकाश गिरा है मिला देंगे, अभिलंब बन जाएगा। तो चलिए आगे का कार्यक्रम देखते हैं। जब प्रकाश जाता है मित्रों विरल माध्यम से सघन माध्यम में, जब प्रकाश जाएगा विरल माध्यम से सघन माध्यम में तो बेचारा क्या करेगा? अभिलंब की ओर झुकेगा। झुकना ही पड़ेगा, आप लोगों के सामने झुकना ही पड़ेगा, बड़े बड़े लोग झुक जाएंगे। जब प्रकाश जाएगा विरल माध्यम से सघन माध्यम में, सही बोल रहा हूं मैं, विरल माध्यम से सघन माध्यम में, तो प्रकाश अभिलंब की ओर झुकेगा। तो चलिए झुकाते हैं पुष्पराज को आज। तो प्रकाश विरल से सघन में गया, ये झुक गया। देखिए बोल रहा था झुकेगा, नहीं झुक गया। प्रकाश विरल माध्यम से सघन माध्यम में गया बच्चों, तो अभिलंब की ओर क्या हो गया? झुक गया। लेकिन मैंने बोला है कि प्रतिबिंब तभी बनता है जब कम से कम दो किरणें एक दूसरे को काटती हैं। तो आप लोग देख सकते हो बच्चों कि दोनों किरणों ने यहां पर काटा हुआ है। एक किरण जो मुख्य अक्ष से चला गया था और एक किरण जो अभी देखो यहां पर आकर के काटा। दोनों किरणों ने वास्तव में काटा है, तो इनका वास्तविक प्रतिबिंब बन गया। मैंने प्रतिबिंब का नाम क्या रख दिया बच्चों? आई। फटाफट रिपीट मारते हैं। माना एक उत्तल गोली पृष्ठ है जिसका नाम है ए बी सी। एक वस्तु अपना खूबसूरत सा बैठा हुआ है लाल बट्टी कक्का की तरह, एक बिंदु वस्तु को, और यहां से मैंने एक प्रकाश की किरण गुजार दिया मुख्य अक्ष पर, सीधे बेचारा निकल गया। दूसरा प्रकाश मैंने गुजारा विरल माध्यम से सघन माध्यम में, यानी वायु से कांच में, तो बेचारा अभिलंब की ओर क्या हो गया? झुक गया। और प्रतिबिंब तभी बनता है जब दो किरणें दूसरे को काटती हैं। दोनों ने दूसरे को आई एक बिंदु पर काटा जिसका नाम मैंने क्या रख दिया? आई। प्रतिबिंब बन गया। दोनों ने वास्तव में काटा तो वास्तविक प्रतिबिंब। और वास्तविक प्रतिबिंब सदैव कैसा होता है बेटा? उल्टा होता है। तो चलिए आगे देखते हैं। आप लोग जानते हो कि आपतित किरण और अभिलंब के बीच बनने वाला कोण, फटाफट बोलो आप लोग। आपतित किरण और अभिलंब के बीच बनने वाला कोण आपतन कोण होता है, जिसको हमारे इंडिया में किससे दिखाते हैं बेटा? आई से। आपतित किरण अभिलंब के बीच बनने वाला कोण आपतन कोण जिससे किससे दिखाते हैं? आई से। एवं अपवर्तित किरण तथा अभिलंब के बीच बनने वाला कोण अपवर्तन कोण जिसे किससे दिखाएंगे? आर से। तो दो प्रकार के कोण मिल गए बेटा, आपतन कोण आई, अपवर्तन कोण आर। माना कि जो वस्तु ओ है उसके साथ कौन सा कोण बना? मान लिया अल्फा कोण बना। बनाने में क्या जा रहा है जी, फ्री में बन रहा है, बनाते चलो। वक्रता केंद्र के साथ जो कोण बना बेटा उसका नाम है बीटा, और जो प्रतिबिंब के साथ कोण बना इसका नाम है गामा।
तो 3 प्रकार की मैंने कोड बना दिया, अल्फा बीटा गामा। तो चलिए देखते हैं कि आगे क्या कुछ होने वाला है। तो अकॉर्डिंग टू स्नेल लॉ, स्नेल के नियम से, सभी बच्चे स्नेल का नियम जानते ही होंगे। स्नेल का नियम यह कहता है कि साइन आई अपॉन साइन आर, यानी आपतन कोण की जा एवं अपवर्तन कोण की जा का अनुपात साइन आई बटे साइन आर बराबर अपवर्तनांक यानी प्रकाश किसमें जा रहा है, एक माध्यम से दूसरे माध्यम में। तो लिख सकते हैं एक माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक 1n2। फिर से साइन आई बटे साइन आर बराबर अपवर्तनांक, तो अपवर्तनांक कहां से कहां जा रहा है प्रकाश, n1 से n2 में, यानी एक माध्यम से दूसरे माध्यम में। तुम लिखेंगे 1n2। अब इसको थोड़ा और आसान करते हैं बेटा, इसको हम लिखेंगे साइन आई अपॉन साइन आर बराबर, अब प्रकाश जा कहां से कहां रहा है बेटा, एक माध्यम से दूसरे माध्यम में, यानी 1 से 2 में। तो प्रकाश जिसमें जाएगा उसका अपवर्तनांक ऊपर लिख दो। 1 से किसमें गया, 2 में, तो प्रकाश 2 में गया, जिसमें प्रकाश जाएगा उसका अपवर्तनांक ऊपर और जिससे आया है उसका अपवर्तनांक नीचे, ऐसे लिखते हैं बेटा। यानी प्रकाश 1 से 2 में गया था, तो जिसमें प्रकाश गया 2 वाले में, तो 2 वाले को ऊपर लिखेंगे और 1 वाले को नीचे लिखेंगे, यानी 1n2 बराबर n2 बटे n1। आगे देखते हैं बेटा, चूंकि जब कोण क्या होते हैं, बहुत छोटे, हम लोगों की तरह छोटे आदमी, जब कोण होते हैं बहुत छोटे, तब हम लोग साइन आई को क्या लिखते हैं, बोलो, आई। साइन आई को क्या लिखेंगे, आई लिखेंगे। साइन आर को क्या लिखेंगे, आर लिखेंगे। यानी यह बोलना गलत नहीं होगा बेटा, जब कोण अत्यंत सूक्ष्म हो, यानी जब कोण बहुत छोटे हो, बहुत ज्यादा छोटे, तब साइन आई को आई लिखेंगे, साइन आर को आर लिखेंगे। इसका मतलब यह हुआ कि जो आपका त्रिकोणमिति का चिन्ह है उसको हम लोग हटा सकते हैं, लेकिन तभी हटाइएगा जब कोण क्या हो, बहुत छोटे। चलिए आगे देखते हैं। तो माना कि ये आई और आर बहुत छोटे कोण है, तो साइन आई को क्या लिखेंगे, आई, और साइन आर को क्या लिखेंगे, आर। सही है कि नहीं? जब कोण बहुत छोटे होते हैं तो त्रिकोणमिति यानी साइन आई को आई लिख देंगे, साइन आर को आर लिख देंगे। तो साइन आई को आई, साइन आर को आर बराबर n2 अपॉन n1। तो बेटा आप क्या करेंगे, अब हम लोग इसका कुछ भी नहीं करेंगे, तीर या गुणा कर देते हैं। n1 का गुणा i में करेंगे तो n1i बराबर n2 का गुणा r में करेंगे तो n2r, n1i बराबर n2r। आप लोग फटाफट इतना नोट करिए, उसके बाद आगे बढ़ाते हैं हम इसको। तो हमने लिखा n1i बराबर n2r। अब आगे देखते हैं बेटा आगे क्या होने वाला है। तो आपने क्या देखा, n1i इज इक्वल टू n2r, n1i इक्वल टू n2r। यहां तक बात ये हो गई। अब इसके बाद हम लोग देख सकते हैं थोड़ा मैथमेटिक्स का टूल्स लगाएंगे बेटा। अगर हम इस त्रिभुज को देखें, किसको देखें जी, अगर हम इस त्रिभुज को देखें बेटा, त्रिभुज PIC में, हाँ आप लोगों को ही बोल रहा हूं, त्रिभुज PIC में, तो देखते हैं क्या मिलेगा बेटा। इस त्रिभुज को ध्यान देना, इसको जितना बोल रहा हूं, जो मैं डार्क करता जा रहा हूं, तो देखो, क्योंकि आप लोग बहुत भयानक देखते हो, मुझे मालूम है। यानी हमको देखना है बेटा त्रिभुज PIC में। तो आप देख सकते हो कि इस त्रिभुज PIC में ये जो बीटा कोण बना है बेटा, ये बीटा कोण कहाँ है, इस त्रिभुज के बाहर। और जब किसी त्रिभुज के बाहर कोई कोण बनता है तो उसे हम लोग बोलते हैं बहिष्कोण। फिर सुनिए, जब त्रिभुज के बाहर कोई एंगल बने तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, बहिष्कोण। बहिष्कोण का नाम क्या है बेटा, बीटा। तो बीटा बराबर बहिष्कोण वहां से दूर, त्रिभुज के अंदर जो दो कोण बने हुए हैं उन दोनों के योगफल के बराबर होगा। बहिष्कोण का नाम बीटा बराबर यहां से दूर दोनों कोण कौन है, आर और गामा। तो बीटा बराबर लिख सकते हैं बेटा आर प्लस गामा। अभी मैं आपको बता दे रहा हूं मुझे करना क्या है बेटा। यहां हमको क्या मिला है, n1i बराबर n2r। तो हम क्या करेंगे, हम i का वैल्यू निकाल लेंगे और r का वैल्यू निकाल करके इसी मिलाकर रख देंगे। इसको आप लोग इक्वेशन नंबर फर्स्ट भी बोल सकते हो। मतलब i का वैल्यू निकालेंगे, r का वैल्यू निकाल कर इसी फार्मूले में रख देंगे और देखेंगे क्या कुछ होगा। तो चलिए बेटा, बहिष्कोण कौन था, बीटा। तो बीटा बराबर वहां से दूर के दोनों कोण यानी r प्लस गामा।
तो बीटा बराबर आर प्लस गामा। यहां से किसका वैल्यू निकाल लें, आर का। फिर ध्यान देंगे बेटा, हमको फार्मूला मिला है N1 I बराबर N2 R, तो हम I का और R का वैल्यू निकाल कर इसी फार्मूले में रखेंगे। तो चलिए यहां से R का वैल्यू निकालते हैं। जब R का वैल्यू आप निकालोगे तो इधर गामा प्लस है, इस पार आएगा माइनस, तो हो जाएगा बीटा माइनस गामा। इसको मान लेते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड। कोई दिक्कत? अभी हमने R का वैल्यू निकाला है, अब I का निकाल लेंगे। तो R बराबर बीटा माइनस गामा। अब और देखते हैं बेटा क्या हो सकता है, इसमें क्या कुछ सुधार किया जा सकता है। हम ये देख पा रहे हैं कि यहाँ पर एक और ट्रायंगल बन रहा है। अगर आप लोग ध्यान से अगर देख सको तो, अगर आप लोग ध्यान से देख सको तो यहाँ एक ट्रायंगल और बन रहा है, त्रिभुज POC। त्रिभुज POC में, त्रिभुज POC में, सही बोल रहे हो बेटा, त्रिभुज POC में ये आई कहां बना है, कोण। जल्दी बोलो आप लोग, कमेंट में बोलो, ये आई कोण कहां बन रहा है, त्रिभुज के अंदर की बाहर, त्रिभुज के बाहर, यानी आई कौन सा कोण हो गया, बहिष्कोण। तो आई बराबर बहिष्कोण बराबर वहां से दूर दोनों कोण। तो दोनों कोण कौन है, अल्फा और बीटा। तो आई बराबर लिख सकते हैं अल्फा प्लस बीटा। ये आपका बन गया समीकरण नंबर 3। फिर से एक बार देखेंगे आप, अगर इस त्रिभुज को हम देखें, त्रिभुज POC में, तो आई बहिष्कोण हो गया। तो बहिष्कोण आई बराबर वहां से दूर दोनों कोण अल्फा और बीटा, यानी लिखेंगे बेटा अल्फा प्लस बीटा। इसको बोल दिए क्वेश्चन नंबर 3। अब आप लोग ध्यान दीजिए बेटा, हमको यहाँ पर R का भी वैल्यू मिल गया है और I का भी वैल्यू। तो I और R का वैल्यू हम समीकरण 1 मिलाकर क्या कर देंगे, रख देंगे। फिर देखते हैं आगे क्या मिलता है। तो हम क्या लिखेंगे बेटा, I एवं R का मान, I एवं R का मान समीकरण 1 मिलाकर रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर रख दो बेटा। समीकरण 1 क्या है आपका, N1 I बराबर N2 R, N1 I बराबर N2 R। तो N1 बेटा बगल में कौन दिख रहा है, I का वैल्यू बोलिए अल्फा प्लस बीटा। हमने लिख दिया अल्फा प्लस बीटा बराबर N2, ये कौन है बेटा, R का वैल्यू क्या है हमारा, बीटा माइनस गामा। लिख सकते हैं हम बीटा माइनस गामा। अब इसका हम मल्टीप्लाई अंदर करते हैं, देखते हैं क्या होगा। N1 का मल्टीप्लाई अल्फा में करेंगे तो होगा N1 अल्फा, प्लस N1 का मल्टीप्लाई बीटा में करेंगे तो N1 बीटा, N1 बीटा बराबर N2 का मल्टीप्लाई बीटा में करेंगे तो हो जाएगा N2 बीटा, माइनस N2 का मल्टीप्लाई गामा में करेंगे तो N2 गामा। कोई दिक्कत? फिर से एक बार, N1 अल्फा, N1 बीटा, N2 बीटा, N2 गामा। आगे देखते हैं बेटा आगे क्या होगा। तो N1 अल्फा, ये क्या है बेटा, N1 अल्फा, और उसके बाद N1 अल्फा प्लस N1 बीटा बराबर N2 बीटा माइनस N2 गामा। तो हम क्या काम करते हैं बेटा, हम N2 बीटा को इस पार प्लस से इस पार आएगा, क्या बन जाएगा, माइनस। तो N1 अल्फा प्लस ये क्या हो गया, N1 बीटा, ये N2 बीटा इस बार प्लस से इस पर आएगा, माइनस बन जाएगा, माइनस N2 बीटा बराबर माइनस N2 गामा। देखते हैं बेटा क्या होगा आगे। N1 अल्फा प्लस N1 बीटा, N2 बीटा इस बार क्या था, प्लस था, तो इस पर आया क्या बन गया, माइनस, इस बार क्या बना, माइनस N2 गामा। इसमें से बीटा कॉमन कर लेंगे बेटा, हो जाएगा N1 अल्फा प्लस बीटा कॉमन कर लेंगे तो क्या बचेगा, बीटा इसमें से कॉमन हो गया तो क्या बचा, N1 माइनस N2 बराबर माइनस N2 गामा। फटाफट यहां तक आप लोग नोट करिए। चलो बच्चों फिर इसको कंटिन्यू करते हैं। अब हम क्या काम करेंगे यहां से। अभी मैंने आपको बताया था कि जब कोण क्या होते हैं, बहुत छोटे, जब कोण क्या होते हैं बेटा, बहुत छोटे, तो हम लिख सकते हैं साइन आई बराबर आई, साइन आई बराबर आई, और हम लिख सकते हैं साइन आर बराबर आर। ये तब करते हैं जब कोण क्या होते हैं, बहुत छोटे। यानी बेटा जब कोण बहुत छोटा हो तो हम चाहें, अगर हमारी इच्छा कहे तो हम साइन आई को आई भी लिख सकते हैं, या इसका उल्टा आई को साइन आई भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा। चाहे तो हम साइन आई को क्या लिख दें, आई। मतलब फिर से समझिए आप लोग, अगर कोण क्या हो बेटा, यदि कोण हो बहुत छोटे, सुनिए आराम से, कोण हो बहुत छोटे, तब आप लिख सकते हो साइन आई बराबर आई। क्या इसका उल्टा अगर हम बोले, आई को क्या लिख सकते हो, साइन आई। यानी चाहे तो आप त्रिकोणमिति हटा सकते हैं, चाहे तो आप त्रिकोणमिति लगा सकते हैं। ये तब करना जब कोण क्या हो, बहुत
छोटा। अब इसी प्रकार बेटा अगर हम आपको बोले कि कोण बहुत छोटा है तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं tan i बराबर आई, कोई दिक्कत नहीं। tan i बराबर आई या इसका अपोजिट i बराबर tan i, कोई दिक्कत नहीं होगा। चाहे तो आप ट्रिग्नोमेट्री हटा दो, चाहे तो आप त्रिकोणमिति लगा दो। तो हम एक काम करते हैं बेटा, इसमें कोण बहुत ज्यादा छोटे हैं तो हम चाहे तो त्रिकोणमिति हटा भी सकते हैं, चाहे तो लगा भी सकते हैं, तो कुछ नहीं करेंगे। n1, अब यहाँ 3 प्रकार का कोण आप देखोगे, एक तो अल्फा, एक तो बीटा और एक तो गामा। मानता हूं कि ये कोण क्या है, बहुत छोटे, बहुत ज्यादा छोटे, तो हम एक काम करते हैं, अल्फा को लिख सकते हैं tan अल्फा, कोई दिक्कत नहीं होगा। चाहे आप tan अल्फा लगाइए चाहे हटाइए, क्योंकि कोण क्या है बहुत छोटा। प्लस बीटा को क्या लिख सकते हैं tan बीटा, कोष्टक में n1 माइनस n2 बराबर माइनस n2। बेटा ये गामा है तो इसको क्या लिख सकते हो tan गामा। मतलब आप क्या देख सकते हो, यहाँ अल्फा के सामने tan नहीं है, लेकिन यहाँ अल्फा के सामने मैंने क्या लगा दिया tan। यहाँ बीटा गामा के सामने tan नहीं है, लेकिन मैंने बीटा को लिख दिया tan बीटा, गामा को लिख दिया tan गामा। तो बेटा ऐसा कर सकते हो, लेकिन तभी करना जब कोण क्या हो बहुत छोटा। तो चाहे त्रिकोणमिति लगाइए चाहे हटाइए, लेकिन तभी करना जब कोण क्या हो बहुत छोटा। तो हम वैल्यू रखते हैं n1 tan अल्फा। आप लोग फार्मूला पढ़ चुके हो कि tan थीटा बराबर क्या होता है बेटा, आप लोगों ने पढ़ा है tan थीटा बराबर लंब बटे आधार, tan थीटा बराबर लंब बटे आधार। तो tan अल्फा, अल्फा यहाँ है तो आप लोग जानते हो अल्फा की ठीक सामने वाली भुजा, लेकिन यहाँ भुजा तो कोई है नहीं, ये जो मुड़ी हुई चीजें हैं इसे भुजा नहीं बोलेंगे बेटा, ये तो वक्र हो गया एक तरीके का। तो भुजा बनाने के लिए हम एक यहाँ से सीधी एक लंब डाल देते हैं, सीधा एक ऐसे हम लंब डाल देते हैं, जिसका नाम मैंने यन रख दिया। तो हम क्या देखते हैं कि ये भुजा तो थी नहीं, ये तो वक्राकार थी। तो हमने भुजा बनाने के लिए हमने एक सीधी लाइन खींची, एकदम सीधी लाइन जो कि 90 अंश पर है, उसका नाम मैंने रख दिया Pn। तो चलो बेटा आप देखते हैं आगे tan अल्फा। तो कोण के सामने वाला क्या होता है लंब, कोण के सामने वाला लंब। तो tan थीटा बराबर लंब बटे आधार, तो लंब का नाम क्या हो गया Pn बटे आधार। आधार कहां से कहां तक, O से लेकर N तक, तो ON। तो मैंने कौन सा कोण देखा अल्फा का, अल्फा कोण। तो tan अल्फा बराबर लंब बटे आधार, तो लंब कहां होगा कोण के ठीक सामने Pn, और आधार क्या होगा O से N तक ON, प्लस tan बीटा। अब tan बीटा में हम कौन सा एंगल देखें, अब हम बीटा वाला एंगल देखेंगे। तो एंगल के ठीक सामने लंब, एंगल के ठीक सामने लंब, तो लंब कौन है Pn, Pn अपॉन आधार। आधार से कहां तक, C से लेकर N तक, हो जाएगा Cn। ब्रैकेट में क्या है बेटा n1 माइनस n2 बराबर माइनस n2 tan गामा, tan गामा। अब गामा वाला एंगल देखेंगे बेटा, गामा ये रहा, तो एंगल के ठीक सामने लंब, तो लंब का नाम क्या है Pn, Pn अपॉन आधार। आधार कहां से तक, n से लेकर i तक, ni। कोई दिक्कत, मैंने केवल फार्मूला यूज किया कि tan थीटा बराबर लंब बटे आधार। चलिए आगे चलते हैं। अब हम काम करते हैं, Pn यहां पर भी है, Pn यहां पर भी है, तो Pn हम कॉमन कर लेते हैं। तो जब हम Pn को कॉमन करेंगे तो यहाँ क्या बचेगा n1 अपॉन ON, प्लस यहाँ Pn कॉमन होगा तो ऊपर क्या बचेगा n1 माइनस n2 अपॉन Cn बराबर माइनस n2 Pn अपॉन Ni। अब हम देखते क्या है बेटा, Pn से Pn कैंसिल हो गया, Pn से Pn कैंसिल हो गया, ऊपर का हम मिटा देते हैं और आप लोग फटाफट इसको जो है नोट करिए। Pn से Pn कैंसिल हो गया तो क्या बचा बेटा, यहाँ पर बचा n1 अपॉन ON, n1 अपॉन ON, प्लस यहाँ क्या बचा बेटा n1 माइनस n2 अपॉन Cn बराबर, यहाँ Pn कैंसिल हुआ तो ऊपर क्या बचा, ऊपर बचा बेटा माइनस n2 और नीचे क्या बचा Ni। चलिए आगे देखते हैं। अब एक बात जान लीजिए कि ये जो मैंने लंब डाला हुआ है उसमें लंब का नाम, यहाँ पर बिंदु का नाम है n, और n b के क्या है बहुत करीब, इतना करीब जिसके हम गणना नहीं कर सकते। फिर देखिएगा ये जो मैंने लंब Pn डाला हुआ है ये b के इतना करीब है कि हम इसकी गणना नहीं कर सकते। अतः नगण्य है, तो जहां n है बेटा वहां मैं b लिख सकता हूं, जहां n है वहां क्या लिख सकता हूं b, क्योंकि दोनों कहां है एक दूसरे के बहुत करीब। तो जहां n है वहां n को हटाकर हमने क्या लिख दिया b, जहां n है n को हटाकर क्या लिख दिया b, जहां n है n को हटा के क्या लिख दिया b, क्योंकि ये n b के क्या है काफी करीब है। अब एक बात ध्यान दीजिएगा आप लोग, अब हम यूज करेंगे
निर्देशांक ज्यामिति की चिन्ह परिपाटी। तो निर्देशांक ज्यामिति की चिन्ह परिपाटी क्या कहती है कि जो भी दूरियां ध्रुव के बाईं ओर नापी जाएंगी उनका चिन्ह हम क्या लेंगे, माइनस। और जो भी दूरियां ध्रुव के दाईं ओर नापी जाएंगी उनका चिन्ह क्या लेंगे, प्लस। फिर से एक बात, जो भी दूरियां ध्रुव के बाईं तरफ नापी जाएंगी वो माइनस होंगी, किस चिन्ह के साथ होंगी बेटा, माइनस। और जो ध्रुव के दाईं ओर नापी जाएंगी वो किस चिन्ह के साथ होंगी बेटा, प्लस। तो हम देखते हैं क्या होगा, N1 अपॉन बेटा ओबी क्या समझते हैं, ओबी है वस्तु से ध्रुव के बीच की दूरी, या उल्टा बोले ध्रुव से वस्तु के बीच की दूरी, जिसको हम किससे दिखाते हैं, यू से। ओ बी ध्रुव से वस्तु के बीच की दूरी किससे दिखाएंगे, यू से। और इस पार दूरियां किस चिन्ह के साथ ली जाती हैं, माइनस। तो हम लिखेंगे माइनस यू, प्लस ऊपर क्या बेटा N1 माइनस N2, नीचे क्या है CB। अब CB क्या होता है बेटा, इसको हम समझते हैं थोड़ा सा। CB, C मतलब वक्रता केंद्र और B मतलब ध्रुव, यानी ध्रुव से वक्रता केंद्र के बीच की दूरी, जिसको हम बोलते हैं वक्रता त्रिज्या यानी R। और इस पार चिन्ह क्या होता है बेटा, प्लस। तो प्लस लिखते नहीं है तो लिख देंगे R बराबर, यहाँ क्या है बेटा माइनस N2 अपॉन BI क्या देखते हैं हम, B का मतलब होता है बच्चों ध्रुव और I का मतलब प्रतिबिंब। ध्रुव से प्रतिबिंब के बीच की दूरी किससे दिखाते हैं, V से। ध्रुव से प्रतिबिंब के बीच की दूरी V से, और इस पार प्लस होगा तो प्लस का भी, कोई दिक्कत। जो इस पार था वो माइनस और जो इस पार है प्लस, जो बाईं ओर है माइनस, जो दाईं ओर है प्लस। चलिए आगे चलते हैं। अब हम क्या काम करते हैं बेटा, माइनस N2 अपॉन भी जो आप इस पार देख रहे हो इसको हम उठा करके इस पार लाते हैं, तो ये इस पार माइनस इस पार आएगा क्या बन जाएगा, प्लस। माइनस N2 अपॉन भी जो इस पार माइनस से इस पार आएगा क्या बन जाएगा, प्लस, यानी प्लस का N2 अपॉन भी। फिर से जो इस पार माइनस से इस पार आया क्या बन गया, प्लस। अब पहले से इधर कौन बचा है, N1 अपॉन माइनस यू, माइनस को हम सामने लिख देते हैं तो हो जाएगा माइनस N1 अपॉन यू। फिर से एक बार, N2 अपॉन भी इस पार माइनस था उस पार गया प्लस, और पहले से कौन है N1 अपॉन माइनस यू, N1 अपॉन माइनस यू। अब इस पार के हम क्या काम करते हैं, प्लस N1 माइनस N2 अपॉन R इज इक्वल टू 0, क्योंकि इस बार कुछ बचा ही नहीं। तो आगे देखते हैं क्या होगा बेटा, फिर एक बार देखते हैं थोड़ा सा हम, माइनस N2 अपॉन भी को जब हम उस पार लेकर जाएंगे तो ये माइनस वाला क्या बन जाएगा, प्लस। और N1 अपॉन यू का चिन्ह क्या है, माइनस, प्लस N1 माइनस N2 अपॉन R, इस पार कोई नहीं बचा तो 0। आगे देखते हैं क्या होगा, प्लस तो लिखा नहीं जाता तो लिख देते हैं हम N2 अपॉन भी माइनस N1 अपॉन यू। ये इस पार प्लस है उस पार जाएगा तो क्या हो जाएगा बेटा, माइनस हो जाएगा, तो बराबर माइनस का चिन्ह आएगा। और क्या है आपका N1 माइनस N2 अपॉन R, जो प्लस है उस पार जाएगा माइनस। अगला स्टेप देखते हैं क्या होगा बेटा, N2 अपॉन भी माइनस N1 अपॉन यू। जब माइनस का अंदर गुणा करोगे तो इनके साइन बदल जाएंगे, माइनस का अंदर हम गुणा करेंगे तो इनके साइन बदल जाएंगे। अभी क्या है N1 माइनस N2 उल्टा हो जाएगा, N2 माइनस N1 अपॉन R। तो फार्मूला क्या निकल कर क्या है बेटा, N2 अपॉन V माइनस N1 अपॉन U इज इक्वल टू N2 माइनस N1 अपॉन R। यही आपका सूत्र है गोली पृष्ठ द्वारा अपवर्तन का सूत्र। तो कभी भी अगर आपसे कोई पूछता है कि गोली पृष्ठ द्वारा अपवर्तन का सूत्र क्या होगा, तो हमारे बच्चों आप लोग बोलोगे N2 अपॉन V माइनस N1 अपॉन U इज इक्वल टू N2 माइनस N1 अपॉन R। ये सूत्र आ गया। अब चाहो तो काम कर सकते हो आप इसमें से अगर N1 कॉमन कर लो, अगर आप N1 क्या कर लो, कॉमन कर लो, एक लॉजिक में बता रहा हूं क्यों। N1 कॉमन करो इसमें से, तो कॉमन का मतलब होता है बेटा भाग देना, कॉमन का मतलब भाग देना। तो N1 कॉमन कर रहे हैं तो पहले से क्या है N2 अपॉन V माइनस N1 अपॉन U, यही है ना। तो हमने क्या कॉमन किया बेटा N1, तो अगर आप N1 कॉमन किए हो तो इसमें N1 का भाग कर देंगे, N1 कॉमन किए हैं तो N1 का भाग कर देंगे। इस पार से भी हम क्या काम करते हैं बेटा, इस पार से भी हम N1 कॉमन करते हैं, तो कॉमन का मतलब क्या होता है, भाग देना। पहले अंदर क्या आपका N2 माइनस N1 अपॉन R, और हमने बताया है कि कॉमन का मतलब भाग देना। अगर हमने N1 कॉमन किया है तो N1 का भाग करेंगे, N1 कॉमन किए हैं तो N1 का भाग करेंगे। यहाँ N1 से N1 कैंसिल, यहाँ भी N1 N1 क्या हो गया कैंसिल, तो इधर बचा क्या बेटा, देखते हैं आगे क्या होगा बेटा। तो यहाँ क्या बचा N2 अपॉन N1, N2 अपॉन N1 माइनस, यहाँ कोई नहीं बचा तो सबका मालिक एक अपॉन सॉरी यहाँ क्या बचेगा अपॉन V, यहाँ क्या बचेगा U इज इक्वल टू
इधर n1 से n1 भी क्या हो चुका है, कैंसिल। इधर क्या बचेगा बेटा, n2 अपॉन n1 माइनस, यहाँ कट चुका है तो एक, कट चुका है तो एक बचेगा, और अपॉन क्या रहेगा, r। अब आप लोग जानते हो कि जब कोई प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है, यानी वो एक माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपूर्णांक 1n2, तो आप जानते हो 1n2 बराबर n2 अपॉन n1, 1n2 बराबर n2 अपॉन n1। या इसको हम डायरेक्ट क्या लिख सकते हैं, केवल n लिख सकते हैं, n माने अपवर्तनांक, तो n बराबर n2 अपॉन n1। तो यहाँ पर क्या है, n2 अपॉन n1, तो n2 अपॉन n1 जहां आएगा वहां क्या लिख दूंगा, n, इसके जगह n लिख दो, n अपॉन v माइनस 1 अपॉन u। n2 अपॉन n1 आ गया तो उसके जगह n लिख देंगे, n माइनस 1 अपॉन r। तो बेटा दोनों ही सही है, चाहे तो आप ये वाला फार्मूला लगाओ, चाहे तो आप ये वाला सूत्र लगाइए, और चाहे तो आप ये वाला सूत्र लगाओ, दो के दोनों सूत्र एकदम करेक्ट हैं। ये सूत्र आप तब लगाइएगा जब आपको n1 का भी वैल्यू देगा और n2 का भी, और ये सूत्र तब लगाइएगा जब केवल किसका वैल्यू दे, n का, मतलब केवल अपूर्णांक, पदार्थ का अपूर्णांक। तो आई होप आप लोगों को यह डेरिवेशन समझ में आया होगा। मैंने कुछ प्रयास किया है कि आप लोगों को काफी हद तक समझा पाऊं। आने वाले वीडियोस में और ज्यादा सुधार करके मैं आप लोगों के बीच में डेरिवेशंस और न्यूमेरिकल की बमबारी कर देंगे। एग्जाम के पहले जो है हम आपके सभी न्यूमेरिकल और डेरिवेशन को क्लियर करने का प्रयत्न करेंगे, चाहे कक्षा 10 के स्टूडेंट्स हो, चाहे कक्षा 12 के स्टूडेंट। और अगर आप लोगों को हमारा यह मेहनत अगर अच्छा लगता है, अगर आपको लगता है कि शैलेश सर कुछ पढ़ा रहे हैं, तो हमारे वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, ताकि बहुत सारे स्टूडेंट्स के पास यह मैसेज पहुंच सके और हमको भी बहुत अच्छा लगेगा। और जहां तक हो सके हमारी वीडियो को लाइक भी कीजिए, और सब्सक्राइब तो आप लोग कर ही लेंगे, उसके लिए बोलने की कोई आवश्यकता नहीं है। ओके बच्चों, थैंक यू सो मच।